Hello dear students of class 12. Again I am here. It is my 5th video lecture on the current electricity. Dear students, in my last video lecture I shared with you what is the effect of temperature on the resistance. In this video lecture I will share with you what is the effect of temperature on resistivity. Then what is color coding? What is the meaning of combination of resistors? Dear students, you know what is resistivity. It is the amount of hindrance offered by conductor of unit length having unit area of cross section. Different material consists of different value of resistivity. As a result, different resistance also. Material whose resistivity will be more for a given length and area of cross section, they will have more resistance also. A material whose resistivity will be less, they will have less resistance. Now, there are 3 types of material: conductor, semiconductor and insulators. For conductors, when we increase the temperature, resistivity increases. So if rho and rho naught are final and initial resistivity, then as we have deduced the formula for resistance, same method we use to deduce the formula for resistivity. Final resistivity will be initial resistivity into 1 plus alpha bar into delta T. Here alpha bar is known as temperature coefficient of resistivity and delta T is change in temperature. Rho is final resistivity and rho naught is initial resistivity. तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रजिस्टिविटी बढ़ती है, और जब हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे रजिस्टिविटी घटती है, डिक्रीज करती है. इसलिए सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा बार की वैल्यू निगेटिव होती है. तो अगर हम ये रजिस्टिविटी निकालने का एक्सप्रेशन है सेमी कंडक्टर का किसी टेम्परेचर पर, और ये रजिस्टिविटी निकालने का एक्सप्रेशन है कंडक्टर का किसी टेम्परेचर पर, तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम लिखते हैं रजिस्टिविटी एक्सप्रेशन फॉर आइदर मटेरियल इज प्लस माइनस अल्फा बार इंटू डेल्टा टी. अकॉर्डिंग टू द मटेरियल हम अल्फा बार की वैल्यू चूज करेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव. और अगर हम किसी को भी यूज़ करें और अल्फा बार की वैल्यू निकालें तो हमको मिलेगा रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू डेल्टा टी. रो माइनस रो नॉट को आप डी रो लिख सकते हैं, चेंज इन रजिस्टिविटी. और अगर हम रो नॉट की वैल्यू 1 ले लें, डेल्टा टी की वैल्यू 1 ले लें, तो अल्फ़ा बार की वैल्यू मिलेगी डी रो. इसको फ्रेम कर लें तो हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी की डेफिनेशन मिल जाएगी. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चेंज इन रजिस्टिविटी एसोसिएटेड विद मटेरियल having initial resistivity and change in temperature unity. और इस फॉर्मूले से अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी का यूनिट निकालें तो रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर मिस पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन. डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड मेटल सॉलिड कंडक्टर 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं मेटल, एक होते हैं एलॉय. मेटल के लिए रजिस्टिविटी वैल्यू कम होती है और टेम्परेचर बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा रजिस्टिविटी बदल जाती है. जस्ट पेक अटेंशन, metals consist of less value of resistivity and as we increase the temperature it increases rapidly, whereas alloy के केस में resistivity value ज़्यादा होती है और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी कम चेंज होती है.
तो अगर हम मेटल के लिए रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व प्लॉट करते हैं तो लो टेम्परेचर पर नॉन लीनियर कर्व मिलता है, हाई टेम्परेचर पर लीनियर कर्व मिलता है। ये मेटल का रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। और अगर हम एलॉय का प्लॉट करते हैं तो नियरली कांस्टेंट मिलता है, क्योंकि एलॉय की रजिस्टिविटी टेम्परेचर को बदलने पे बहुत बहुत कम अमाउंट में चेंज होती है। और यही रीज़न है कि हम एलॉय को प्रिफर करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल को बनाने के लिए। जिस किसी सर्किट में हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है तो हम मेटल का वो रेजिस्टेंस नहीं बनाते हैं, एलॉय का बनाते हैं। क्योंकि अगर हमने मेटल का अगर बना दिया तो ठीक है, बिगनिंग में वो इतना एक डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जब सर्किट में लगातार करंट फ्लो करेगी, टेम्परेचर बदलेगा तो उसकी रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, तो रेजिस्टेंस ऑफर ही बदल जाएगा। लेकिन एलॉय केस में रजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी, इसलिए उसका रेजिस्टेंस ऑफर भी चेंज नहीं होगा। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाई स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड अप ऑफ एलॉय। तो यू शुड से बिकॉज दे पोजेस वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी एंड आल्सो देयर रेजिस्टिविटी चेंजेस विद वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। तो ये है सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व। ये कंडक्टर का है मेटल का, ये एलॉय का है, वो सेमीकंडक्टर का है। नेक्स्ट इज कलर कोडिंग। कलर कोडिंग एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम गिवन रजिस्टर का रेजिस्टेंस गेस करते हैं। कोई रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसको गेस करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है जिसका नाम है कलर कोडिंग। किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है तो जब हम कॉपी पे सर्किट बनाते हैं जिसमें सेल लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, तो हम एक इन डिवाइसेस के एक डेफिनेट सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे ये सिंबल है सेल का, ये सिंबल है बैटरी का, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये सिंबल है कैपेसिटर का, ये सिंबल है बल्ब का, ये सिंबल है रजिस्टर का, और ये सिंबल है वेरिएबल रजिस्टर का। मीन्स ऐसा रजिस्टर जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके। लेकिन रियल लाइफ में जो हम डिवाइसेस देखते हैं उसमें जो रजिस्टर लगे होते हैं वो ऐसे देखने में नहीं होते हैं। सेल ऐसा नहीं होता देखने में, कैपेसिटर ऐसा देखने में नहीं होता है। तो रियल लाइफ में सर्किट्स में जो रजिस्टर्स लगे होते हैं, पहली बात तो उनकी शेप कैसी होती है, और दूसरी बात कि उनका रेजिस्टेंस कितना है ये कैसे पता करें। तो शेप के बारे में आपको बताता हूँ। पहले एक बहुत ही थिन सिलिंड्रिकल शेप के वो होंगे, दो वायर्स दोनों एजेस पे लगे होंगे। ऐसा ही शेप जंक्शन डायोड की भी होती है। जंक्शन डायोड, इसमें शेप वाइज कोई डिफरेंस नहीं, यही जंक्शन डायोड भी ऐसे ही होता है। तो क्वेश्चन ये है कि उस पर्टिकुलर सर्किट में कौन जंक्शन डायोड है और कौन रजिस्टर है। उसका आंसर ये है कि जंक्शन डायोड का मैक्सिमम पोर्शन ब्लैक कलर का होता है और मिनिमम पोर्शन सिल्वर होता है। अगर ऐसी कोई डिवाइस कहीं लगी है कि सिलिंड्रिकल शेप है, थिन सिलेंडर है, मैक्सिमम ब्लैक है, मिनिमम सिल्वर है, तो वो जंक्शन डायोड है। और अगर किसी भी कलर, लाइट कलर का ये सिलेंडर है, कोई भी लाइट कलर, और उस पर रिंग्स बनी हुई हैं, तो ये रजिस्टर है। देखने में सर्किट में ऐसे रजिस्टर दिखाई पड़ता है। किसी लाइट कलर का सिलेंडर होगा और उसमें रिंग्स बनी होगी, ऐसे रजिस्टर को हम कहते हैं कार्बन रजिस्टर। अब ये जो रिंग्स बनी हुई है, इन रिंग्स को बनाने का एक स्पेशल रीज़न है। इन रिंग्स के कलर को देखकर ही हम पता कर पाते हैं कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये सिलेंडर इतने थिन होते हैं कि इस पर हम इनग्रेव नहीं कर सकते,
इस पर हम प्रिंट नहीं कर सकते कि इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है कि 2 ओम है कि 100 ओम है। इतने पतले होते हैं कि आप उसमें प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो जो सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ है वो कितने ओम का है, ये पता करने के लिए हमको इन रिंग्स के कलर्स पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। जो रिंग्स होती हैं या तो 3 होती हैं 4 होती हैं। 4 अगर हैं तो उसमें पहली 3 रिंग्स पास पास होंगी इक्वल डिस्टेंस पर और चौथी रिंग दूर होगी। और अगर मान लीजिए 4 रिंग्स नहीं है, 3 ही रिंग्स हैं, तो ये तीनों रिंग्स एक दूसरे के बहुत पास होंगी। जो पहले 3 रिंग्स होती हैं ये यूज की जाती हैं रेजिस्टेंस निकालने में, और चौथी है या नहीं है ये हमको टॉलरेंस वैल्यू बताती है। टॉलरेंस का मतलब है कितना परसेंट रेजिस्टेंस वैल्यू डिफर कर सकती है, कितनी एरर आ सकती है कितने परसेंट की जब हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, वो टॉलरेंस कहलाता है। तो चौथी रिंग टॉलरेंस बताती है, हो और चाहे ना हो। नहीं है तो कितना टॉलरेंस है ये बताएंगे आपको, है तो कितना टॉलरेंस है ये आपको बताएंगे। और पहली 3 रिंग्स जो होती हैं ये हमको रेजिस्टेंस बताती हैं। पहली रिंग फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देती है रेजिस्टेंस का, दूसरी रिंग सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देती है, और तीसरी रिंग मल्टीप्लायर वैल्यू देती है। इसका भी आप मतलब समझेंगे क्या होता है। पहली रिंग के करेस्पॉन्डिंग नंबर को फर्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू बोलते हैं, दूसरे रिंग के करस्पॉन्डिंग नंबर को सेकंड सिग्निफिकेंट वैल्यू बोलते हैं, और तीसरे रिंग की मल्टीप्लायर वैल्यू लिखी जाती है। अब किस कलर का क्या सिग्निफिकेंट नंबर है इसके लिए एक कलर कोड दिया गया है। वो कलर कोड हम याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि नंबर्स ऑर्डर बदल जाता है, माइंड से स्लिप कर जाता है, इसलिए एक सेंटेंस दिया गया है जो सेंटेंस हम कभी नहीं भूलते हैं, ऐसा बनाया गया है वो। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये है वो सेंटेंस जो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो। इसमें ये जो अंडरलाइन अल्फ़ाबेट्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी ऑर्डर में लिखेंगे, बी फिर आर ओ वाई जी बी देन वी जी डब्ल्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नहीं होता है, 9 तक होते हैं। नौ पहला बी मतलब ब्लैक कलर होता है, दूसरे बी का मतलब होता है ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। प्लेस वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपको याद होनी चाहिए किस नंबर की क्या प्लेस वैल्यू होती है। मल्टीप्लायर वैल्यू 10 टू द पावर 0, इसको पावर फॉर्म लिख दो, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 6, 7, 8, 9। अब आइए फोर्थ रिंग। मैंने आपसे कहा था फोर्थ रिंग हमको टॉलरेंस वैल्यू देती है। फोर्थ रिंग अगर है तो गोल्ड की होगी या सिल्वर की होगी, और नहीं तो नहीं होगी, नो कलर।
अगर फोर्थ रिंग गोल्ड की है तो टॉलरेंस 5%, सिल्वर की है तो टॉलरेंस 10%, नो कलर टॉलरेंस 20%। तो अगर चौथी रिंग नहीं है तो टॉलरेंस वैल्यू 20% बोल दीजिए। चौथी रिंग अगर है तो या गोल्ड या सिल्वर की ही होगी। गोल्ड है तो टॉलरेंस 5%, सिल्वर है तो टॉलरेंस 10%। अब हमको ये चीज़ याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो आप इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा रफ में, जब भी आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। अब कैसे इस टेबल का यूज़ करते हैं, सपोज कीजिए कि किसी सर्किट को हमने खोला, उस सर्किट में लगे हुए कार्बन रजिस्टर में 3 रिंग्स पास पास हैं, चौथी रिंग दूर है। ये रिंग रेड कलर की है, ये रिंग वॉयलेट कलर की है, ये रिंग ग्रीन कलर की है और ये गोल्ड है। तो इन कलर्स को देखकर कैसे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, मैंने आपसे कहा था पहली रिंग फर्स्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू देती है, दूसरी रिंग सेकंड सिग्निफिकेंट वैल्यू देती है। रेड कलर की सिग्निफिकेंट वैल्यू है 2 और वॉयलेट की है 7। दोनों सिग्निफिकेंट वैल्यू साथ साथ लिखी जाएंगी। तीसरी रिंग की मल्टीप्लायर वैल्यू, तीसरी रिंग ग्रे है तो मल्टीप्लायर वैल्यू 10⁸ होगी। चौथी गोल्ड है तो ±5%, टॉलरेंस इसकी 5% होगी। इतना रेजिस्टेंस है उस कार्बन रजिस्टर का जिसमें ये सब कलर्स होंगे। 27 × 10⁸ ओम उसका रेजिस्टेंस है और टॉलरेंस वैल्यू 5% है, मीन्स 5% वेरिएशन हो सकता है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। आपसे कहा गया कि आपके पास एक कार्बन रजिस्टर है जिसमें 3 रिंग्स हैं, पहली है ब्लू, दूसरी है रेड, तीसरी है ऑरेंज। तो आप बोलेंगे ब्लू और रेड की सिग्निफिकेंट वैल्यू एक साथ लिखिए, 6 और 2 62। ऑरेंज की मल्टीप्लायर वैल्यू 10⁻³ ±20%, क्योंकि चौथी रिंग है ही नहीं। इस तरह से हम कार्बन रजिस्टर को रिंग्स को देखकर, कलर देखकर उसके रेजिस्टेंस को पता करते हैं। अब कुछ चेंजेस किए गए इस टेबल में। हमने आपसे कहा कि चौथी रिंग अगर है तो गोल्ड या सिल्वर की ही होगी, नहीं तो नहीं होगी। आजकल गोल्ड और सिल्वर की रिंग्स को हम थर्ड प्लेस पर भी यूज़ करने लगे हैं। ध्यान दीजिएगा, गोल्ड और सिल्वर को हम थर्ड प्लेस पे यूज़ कर लेंगे, मीन्स मल्टीप्लायर वैल्यू की तरह से भी यूज़ करने लगे हैं। अगर गोल्ड थर्ड प्लेस पर है तो मल्टीप्लायर वैल्यू 10⁻⁻1 होती है, सिल्वर है तो 10⁻⁻2 होती है। तो गोल्ड और सिल्वर अब थर्ड प्लेस से भी यूज़ होता है और फोर्थ प्लेस पे तो यूज़ होता ही था पहले से। सिंस थर्ड प्लेस पर मल्टीप्लायर लिखा जाता है तो दे कैन यूज एज ए मल्टीप्लायर आल्सो। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि बताइए, आपके पास एक कार्बन रजिस्टर है जिसमें पहली रिंग रेड कलर की है, दूसरी रिंग ग्रीन कलर की है, तीसरी रिंग गोल्ड है, चौथी रिंग भी गोल्ड है, तो बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेड और ग्रीन की प्लेस वैल्यू साथ लिखेंगे, 2 और 5 मीन्स 25। तीसरे प्लेस पे गोल्ड है तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 होगा, प्लस माइनस चौथे प्लेस पर है तो टॉलरेंस वैल्यू भी 5% होगी। कभी कभी एग्जाम में वो कार्बन रजिस्टर में प्रेजेंट रिंग के कलर्स नहीं देते हैं, वो आपसे कहते हैं कि अगर हमारे पास 10 ओम का रजिस्टेंस है तो उसमें बताइए रिंग्स कौन कौन से कलर्स की होंगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब वो रजिस्टेंस के बारे में पूछते हैं तो टॉलरेंस के बारे में मत सोचिए, आप फोर्थ रिंग के बारे में बात ही मत कीजिए, केवल पहले 3 रिंग बताइए। तो 10 ओम को पहले आप इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिए। 10 ओम को आप लिख सकते हो 01 × 10⁻1, या 10 ओम को ही आप लिख सकते हैं 10 × 10⁻0, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब अगर आपने मान लीजिए 10 ओम को इस तरह लिखा 01 × 10⁻1, तो 0 का मतलब हुआ ब्लैक, 1 का मतलब हुआ ब्राउन। तो आप बोलेंगे पहली रिंग ब्लैक होगी, दूसरी ब्राउन होगी और तीसरी फिर ब्राउन होगी। अगर आपने इसको यूज़ किया तो आप बोलेंगे पहली ब्राउन होगी, दूसरी ब्लैक होगी और तीसरी ब्लैक होगी।
आपसे कहा गया बताइए 1 ओम के रेजिस्टेंस में कौन कौन से कलर्स की रिंग होगी। तो पहले आप 1 ओम को लिखिए, 1 ओम को 0 1 इंटू 10⁻0 लिख सकते हैं, या 1 ओम को 10 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको लिखते हो तो ब्लैक ब्राउन ब्लैक, इसको लिखते हैं तो ब्राउन ब्लैक गोल्ड। तो 2 तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे कलर्स दे देंगे, रेजिस्टेंस पूछेंगे, रेजिस्टेंस दे देंगे, कलर्स पूछेंगे। लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन ये है कि वो पर्सन जो कलर ब्लाइंडनेस फेस कर रहे हैं वो पर्सन्स इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ कलर्स की को देखने में उन्हें कन्फ्यूज़न होगा, तो वो हो सकता है कि रिज़ल्ट निकालने में गलती कर दें। दूसरा बड़ा लिमिटेशन ये है कि 3 डिजिट में अगर रेजिस्टेंस है और थर्ड प्लेस पे वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में कोई है, तो आप इस मेथड को नहीं यूज़ कर सकते। जैसे 100 थर्ड प्लेस पे 0 आप बता दोगे, 110 बता दोगे, 115 नहीं बता पाओगे, 111 नहीं बता पाओगे, 112 नहीं बता पाओगे। मैंने आपसे क्या कहा कि 3 डिजिट रेजिस्टेंस और थर्ड प्लेस पे अगर 0 है तब तो हम आंसर बता देंगे क्या होगा, लेकिन 0 के अलावा कोई और नंबर तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनको या 220 लिखा हो, 550 लिखा हो, 590 लिखा हो, 980 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, जब थर्ड प्लेस पे 0 है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 नंबर साथ में। जैसे इसको लिखना है तो 55 इंटू 10⁻1, इसको लिखना है 57 इंटू 10⁻1, लेकिन 555 को आप इस तरह नहीं लिख पाओगे, 551 को नहीं लिख पाओगे, 111 को नहीं लिख पाओगे, 189 को नहीं लिख पाओगे। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन है कि 3 डिजिट रेजिस्टेंस एंड अगर थर्ड प्लेस पर जो नंबर है वो 0 नहीं है तो हम इस मेथड को नहीं यूज़ कर सकते। तब हम उस डिवाइस को यूज़ करते हैं जिसका नाम है ओम मीटर। ओम मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि हमको दिए गए रजिस्टर का क्या रेजिस्टेंस है। तो ओम मीटर का यूज़ कब करना होगा? जब हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर हो जिसके थर्ड प्लेस पे नंबर 0 ना हो। अदरवाइज किसी भी रेजिस्टेंस वैल्यू को हम बता सकते हैं इससे कि इसका क्या रेजिस्टेंस है, अगर कलर्स हम गेस कर लें तो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। वो कलर्स दे के रेजिस्टेंस पूछते हैं, रेजिस्टेंस दे के कलर्स पूछते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये सेंटेंस मत भूलिएगा जो मैंने आपको बताया है। देन कम्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करने के 3 मेथड्स हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड लगते हैं टू फॉर्म अ चेन लाइक दिस। इस समय तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं। जब हम इस कॉम्बिनेशन को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस वैल्यूज कुछ भी हों, सब में फ्लो करने वाली करंट आपस में सेम होती है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। ऑल द रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज विल हैव डेफिनेटली सेम करंट, और वो करंट वही होगी जो सर्किट में फ्लो कर रही है। इस कॉम्बिनेशन के नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, जो आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। अगर नंबर की बात करें, नेट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू होती है वो इसमें प्रेजेंट किसी से भी ज़्यादा होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उसका रीज़न ये है कि वो रजिस्टर जो इन तीनों को रिप्लेस कर रहा है, वो सिंगल रजिस्टर जो इन तीनों को रिप्लेस कर रहा है, उसकी लेंथ बढ़ गई। इसकी या इसके कंपैरिजन में उसकी लेंथ बढ़ गई, और जब लेंथ बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
तो ये साइंटिफिक रीज़न है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है। तो आंसर होगा बिकॉज इफेक्टिव रजिस्टर की लेंथ बढ़ जाती है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है सबके क्रॉस, सीरीज कॉम्बिनेशन सबके क्रॉस करंट कांस्टेंट होती है। देन कम्स पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टेंसेस एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर हम पोटेंशियल डिवाइड करके देखें, जैसा कि हमने आपको कैपेसिटिव सर्किट में बताया था, इस एंड का पोटेंशियल V है, इसका एंड 0 है, इसका भी V होगा, इसका 0 होगा, इसका भी V होगा, इसका 0 होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, और इन सबका 0 0। तो आप कह सकते हो कि व्हाट्सोएवर बी द रेजिस्टेंसेस वैल्यूज अक्रॉस ईच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट होती है सबके क्रॉस। नेट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का मिलता अगर दो लोग थे तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2, तीन लोग हैं तो R1 R2 R3 अपान R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। अगर हम इससे नेट रेजिस्टेंस वैल्यू निकालें तो हम ये पाते हैं कि नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू इन दोनों में प्रेजेंट सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आती है। इसमें निकालें तो नेट रेजिस्टेंस वैल्यू इन तीनों में प्रेजेंट सबसे छोटे वैल्यू से भी कम आती है। तो जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो उसका साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जब ये तीनों वायर्स आपने पैरेलल में लगा दिए तो जो इफेक्ट नया वायर मिला उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घट गई। तो साइंटिफिक रीजन व्हाई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस। व्हाई इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस, व्हाई इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस because area of cross section increases. Why in series combination net resistance increases because effective length increases. What remains constant in series combination? Current across each. What remains constant parallel combination? Potential difference across each. ये सब आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। Then comes mixed combination. Such type of combination in which few resistors remains connected in series and few remains connected in parallel. ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कुछ रजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं और कुछ रजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में है। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पैरेलल में, सीरीज में है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के सारे वही केसेस हैं जो केसेस हमने कैपेसिटिव सर्किट में पढ़े थे। और जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि जितने भी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कैपेसिटिव सर्किट में हैं वही सारे हमको सीरीज रेजिस्टिव सर्किट में भी करने हैं। तो हम उसको डिटेल में नहीं बताने जा रहे हैं। फिर से इनफाइनाइट लैडर, फाइनाइट लैडर, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैविंग फेक रेजिस्टेंस, वहाँ पे फेक कैपेसिटेंस होता था, यहाँ फेक रेजिस्टेंस होगा। ऑल द स्टेप्स आर सेम, मेथड्स आर आल्सो सेम टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जिसमें कि हमने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बताया है उसको एक बार देख लें तो आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर को भी एक ध्यान से देख सकते हैं। Dear students, this is all about my today's video lecture. My next video lecture will be on Kirchhoff's law of resistive circuit. Though I discuss Kirchhoff's law in a capacitive circuit, but here also I am going to share some special topics or special points because in board exam as well as in competitive exams both Kirchhoff's law is very important of capacitive circuit as well as of resistive circuit. यहाँ पे कुछ और हम स्पेशल रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जो हमने कैपेसिटिव सर्किट में नहीं पढ़ा था, इसलिए हम आपको किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेजिस्टिव सर्किट अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताएंगे।
तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, पसंद आया है तो कमेंट कीजिए और अपने और फ्रेंड से बोलिए कि सब्सक्राइब करें, जिससे वो भी इस वीडियो लेक्चर की हेल्प ले पाएँ जो हम अपलोड करते हैं। थैंक यू।